लोगों ने भी बहुत बड़ा गलती की इसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। बहुत बड़ा स्कैंडल जैसा ये आया है। हमारे देश के बारे में ही एक बड़ी एक गंदी हवा पैदा कर दी। एग्जामिनेशन होगी तो तब सब आ जाएगा, जिसको छिपा नहीं सकते। मोदी डरपोक है, उनका तो कोई बैकग्राउंड नहीं है। राहुल गांधी को तो इस पर बात नहीं करनी चाहिए। उससे गंदा आदमी मैंने देखा नहीं। एक लड़की की 4 लोगों के साथ उसने दुर्व्यवहार किया और उसके बाद सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेस के लोगों ने उस लड़की को और उनके बाप माँ सबको लेकर कहीं विदेशों में बैठा दिया, पैसा खूब दे दिया। ये तो मिली जब भगत जैसा है दोनों की। हाँ, और क्या, दोनों के नाम है उसमें। ऑफ कोर्स दोनों के नाम है। तो मैं आशा करता हूँ कि मोदी इस्तीफा देकर चले जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत की जो ना सिर्फ प्रोफेसर रहे हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हार्वर्ड में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, साथ ही साथ देश की IIT में छात्रों को बहुत ज्ञान दिया है। वो जब किसी शख्स के पीछे लगते हैं तो मिशन मोड में लग जाते हैं, फिर चाहे 2G घोटाला हो, हेराल्ड केस हो, तमाम ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनकी उन्होंने सत्ता हिलाई है। हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जो देश के सबसे बड़े विसल ब्लोअर के तौर पर जाने जाते हैं। संसद से लेकर कोर्ट तक उनकी बातों की जो दलीलें होती हैं वो सुनी जाती हैं और उनकी जवाबदेही तय होती है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की और उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से वो लगातार मुद्दों को उठाते हैं, अभी किस मिशन मोड में लगे हुए हैं और अभी किन चर्चाओं में लगे हुए हैं। स्वामी सर, बहुत स्वागत है पहले तो आपको हमसे बात करने के लिए। जी सर, हम जानते हैं कि आप जब किसी कार्य को पकड़ते हैं तो मिशन मोड में लग जाते हैं, चाहे वो केस हो या कोई राजनीतिक दल हो। That's right. अभी सुब्रमण्यम स्वामी किस मिशन में लगे हुए हैं? जो सब जानते हैं, जो बहुत बड़ा स्कैंडल जैसा ये आया है, जिसमें मोदी का भी नाम। कौन सा स्कैंडल सर? वही जो लड़कियों का ये नहीं नाम, उसका नाम मुझे याद नहीं है। जो एप्स्टीन की बात कर रहा हूँ। US में आया सर अभी? या नहीं, US में सब इंडियन ये भी थे, मोदी भी थे। मोदी ने जाकर विदेशों में, जैसे इजराइल है, वहाँ जाकर उसने नाच गाना करके दिखाया। इसको US का जो मुख्य है उसको उन्होंने खूब दिखाया। नाम से डर रहे हैं सर आप क्या? नहीं, उसका नाम क्या या आप बताएंगे तो मैं नाम बोल दूँ। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो वहाँ उपस्थित था इजराइल में। ये भी गए, वहाँ बुलाया गया और वहाँ उन्होंने सब माना कि इसमें ये भी इन्वॉल्व थे। और उनके जो मिनिस्ट्री में एक चीफ टॉप मिनिस्टर हैं सरदार जी, उनको भी लेकर गए थे। तो ये सारी दस्तावेज़ मेरे पास है। सवाल मेरे पास ये है कि दोनों हम और वो मोदी, दोनों हम एक ही पार्टी के हैं और मैं करूं और उसकी ध्वस्त करूं तो पार्टी नष्ट ना हो जाए। तो मैं आशा करता हूं कि मोदी इस्तीफा देकर चले जाएं और RSS भी इसी राय के हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं RSS ने मुझसे कुछ कहा नहीं, ना उन्होंने मेरा विरोध किया, ना मुझे कहा कि मत बोलो, ये कुछ नहीं कहा। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि वो भी उनके दिल में ये होगा कि ये होते हुए हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई है। सर, क्योंकि बड़ा एलिगेशन है सर ये, और जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल का जो पूरा जिन है सामने आया है, हम लोगों के सामने देखा किस तरीके से लगातार फाइलें खुल रही हैं और तमाम लोगों के नाम सामने हैं, खुद ट्रम्प के नाम उसमें सामने हैं, बहुत से अमेरिकी लीडर्स हैं, आपने मोदी साहब का जिक्र किया है। कितनी सच्चाई है वो तो सर आप जानते हैं कि आपने कहा कि आपके पास पेपर्स हैं, वो आपने देखे हैं। क्या वाकई में सर आप पेपर्स हैं आपके पास? नेचुरली, विदाउट उसके बिना तो मैं बोलता नहीं तो मेरे ऊपर केस डाल देते हैं।
तो इसीलिए मैं पहले दस्तावेज कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ही तो बोलता हूँ। कितने लोगों को कांग्रेस के कितने लोगों को मैंने कटघरे में खड़ा कर दिया। तो इसीलिए मैं तो ऐसे ये सस्ते तरीके से आरोप नहीं लगाता। मैं जांच करके उसके आधार पर करता हूँ। तो आगे के लिए क्या सर सोचा है आपने कि इस इशू को लेकर आप मोदी को जाना चाहिए, मई मास तक जाना चाहिए, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि हम आए थे इस आधार पर कि हम यानी कि नया हिंदुत्व की यानी सिद्धांत हम पेश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ये तो यहाँ कहीं भी कोई इशू विदेश में आ जाएगा तो ये झुकते हैं। जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू हुई, उस पिटने वाले थे, 6 मर्दों का नंगा करके उनको काट के मारा, उनके बीबी खड़ी हैं, ये देखते रहे। इन्होंने किया क्या शुरू किया आर्मी भेजने के लिए, और फिर अमेरिका ने कहा कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तो उसने भी विड्रॉ कर लिया। तो ये जो विधवा हुए थे उनका क्या हाल हुआ है? कोई कोई बोल सकता है ना? आपके अखबार वाले भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी डरते हैं कि कहीं हमारा बंद कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जेल भेज देंगे। सर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया है, हाँ, क्या आपको लगता है कि सर अभी जो मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है, वो ट्रंप ने एक हाइड आउट वे चुना है उस एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए, कि एक ऐसा प्रोपागेंडा क्रिएट किया जाए कि सांप भी मर जाए लाठी लूट? क्योंकि सब जानते हैं कि इजराइल को और ईरान की वॉर किस तरीके से पहले से चलती आई है, अमेरिका उसमें कूद पड़ा है। क्या ये डाइवर्ट करने का एक वे ऑफ निकाल लिया है उन्होंने कि एप्स्टीन फाइल जो बहुत फजीहत होने वाली थी, इस मुद्दे से कहीं ना कहीं बचा जा सके? नहीं, वो तो यूनाइटेड नेशंस में बहस चल रही है, उन्होंने कमेटी भी बनाई है। अब रोज इस पर बोलने की कोई अर्थ नहीं है। सारा हिंदुस्तान में और सारे विश्व में ये अब मान लिया है कि ये वो एक बहुत गंदा चीज़ हुआ है, और इसीलिए इसको अंत तक ले जाना है। अमेरिका की भी एक सेपरेट कमेटी है। जहाँ तक ट्रंप है, उसका तो 4 साल का यानी एरिया है, यानी वो 4 साल के लिए प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट रहेंगे, और इस 4 साल में तो 1.5 साल तो चले गया। तो उसका तो जाने के बाद क्या करेंगे, उसको पकड़ के जो गद्दी में बैठा है, जो अपने को ये कहता था वो कहता था, ऐसे ही नहीं हमारे राष्ट्र हित ये वो, हमारे जो संत लोग हैं उन्होंने क्या क्या दिखाया, ये हुआ, तो वो इस प्रकार से पकड़े जाएं तो हमारे देश के बारे में ही एक बड़ी एक गंदी हवा पैदा कर दी। एक प्रशासन बन रहा है बहुत गलत। यस, सब ने कहा कि ये इंडिया के ये ऐसे लोग हैं, प्रधानमंत्री को हटाते क्यों नहीं है? बाकी जगह में हटा दिया, ब्रिटेन में हटा दिया, ज़्यादा नहीं था उसका, बट उसको हटा दिया। कितने जगहों में उन्होंने एक्शन लिया है। तो इसीलिए क्योंकि प्रत्यक्ष अमेरिका में नहीं था, इसीलिए वहाँ प्रेसिडेंट को हटाने की सवाल नहीं थी। ऐसे सर कौन से सबूत हैं जो आप जिक्र कर रहे हैं कि है? ये सब जानते हैं। वो उसकी जब पूरी एग्जामिनेशन होगी तो तब सब आ जाएगा, जिसको छिपा नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि सर जिस तरीके से अमेरिका भारत के साथ पिछले कुछ महीनों में जो रिलेशन रहे हैं, दोस्ती दिखाता जरूर है अपनी को, लेकिन जिस तरीके से दबाव भारत के ऊपर वो बना रहे हैं, चाहे वो टैरिफ वॉर को लेकर हो, क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर हो रशिया के साथ, तमाम तरह की चीजें हैं। हमने देखा कि टैरिफ इतने बड़े लगा दिए। क्या ये उसी एप्स्टीन फाइल का एक कारण था कि मोदी सरकार को जो चर्चा चल रही है, सरकार झुकी जा रही है, सारी शर्तें मानती जा रही है उनकी, क्या ये उसका एक कारण था, या वाकई में अमेरिका ने भारत के ऊपर इतना दबाव बनाया है चीजों को लेकर कि भारत को अपनी बातें माननी पड़ रही है? क्या ये
उस एप्स्टीन फाइल का ही जिन्न है कि सरकार झुकती जा रही है उनके सामने? क्योंकि गलियारों में चर्चा है, राहुल गांधी भी इस तरह की बातें कहते हैं कि सरकार बिछ गई है अमेरिका के सामने। राहुल गांधी को तो इस पर बात नहीं करनी चाहिए। उससे गंदा आदमी मैंने देखा नहीं। क्या हुआ, कितने जो लंदन में उसने जो अपना एक कमिटी, एक कमीशन, ये नहीं, एक उसने कुछ एक धांधली भी उसने वहाँ बनाई थी। क्या नहीं उसने किया। यहाँ मैं कहता हूँ कि क्या नहीं हुआ, जिसमें राजनाथ ने, जब वो होम मिनिस्टर थे जी, उन्होंने उसको शोकॉज नोटिस भेजा। मोदी ने उसको हटाकर, ये कोई बात ही नहीं करते हैं, कोई सोचते भी नहीं है। मोदी ने राजनाथ को फिर दूसरे जगह भेज दिए डिफेंस में, और इस मोटू को लाए। माने आप जानते हैं हमारे होम मिनिस्टर, और वो मेरे साथ, मैंने जो एक दस्तावेज दी, राजनाथ ने शोकॉज नोटिस भेजी थी। किसको? राहुल गांधी को। और राहुल गांधी ने जवाब देने के पहले मोदी ने इसको बदल दी, राजनाथ को, और ये आके कहा कि नहीं इसमें कुछ नहीं, हम नहीं। मैं मिला था होम मिनिस्टर से, माने नया होम मिनिस्टर से, और वो कहते हैं इतना ही था। हाँ, बस हंस रहे थे, जैसे कोई चीज़ बच्चों का खेल में मैं फंस गया। तो मैं ये कहता हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ राहुल गांधी का भी है, और उसने जो महिला की दुर्दशा की, उसकी जो उत्तर प्रदेश में, जिसमें उसकी ये है, अपनी काम है, यानी वो एमपी वहाँ से चुनकर आया, उसमें एक लड़की की 4 लोगों के साथ उसने दुर्व्यवहार किया। और उसके बाद सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेस के लोगों ने उस लड़की को और उनके बाप माप सबको लेकर कहीं विदेशों में बैठा दिया, पैसा खूब दे दिया, और सब बंद हो गया। राहुल गांधी का आपकी बात कर रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी का। तो ये कौन बात करने वाले हैं? इसीलिए वो फीका है, बात मैं कर सकता। लेकिन सर, राहुल तो इस टाइम बहुत मुखर हो रखे हैं सरकार को लेकर कि सरकार के अगेंस्ट में तमाम बातें कह रहे हैं। वो तो दूसरी बात है, उसको कहने बोला ना क्या कि तुमने ये किया विदेशों में। हाँ, क्यों वहाँ गए, किसके लिए? नाच गाना रहते हैं। हाँ, राहुल गांधी लगातार विदेश जाते रहते हैं। नहीं, विषय राहुल गांधी का छोड़िए, राहुल गांधी को मोदी के बारे में पूछना चाहिए। राहुल गांधी कोर्ट, सुप्रीम, क्या कहते हैं, संसद में पूछ ही रहते, लेकिन नहीं कभी ये नहीं पूछा। हाँ, एप्स्टीन फाइल का नाम लिया, एप्स्टीन फाइल लेने की दूसरी है। एप्स्टीन तो उसी में था ना? नहीं, तो फिर बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। ये तो मिली जो भगत जैसा है दोनों की। हाँ, और क्या, दोनों के नाम है उसमें? ऑफ कोर्स दोनों के नाम है। सर, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा था कि क्या दबाव में भारत अमेरिका के काम कर रहा है, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं? आप कमजोर हैं तो आप दबेंगे। मैं भी मिनिस्टर था जब अच्छे लोग, मैं चीफ मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर, वो हमारी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम दबते नहीं थे। ये तो दब जाते हैं। मैं ये इसको प्रेस में, न्यूयॉर्क टाइम्स में दे दूंगा। तो इस प्रकार से वो मोदी को दबा के रखा है, राहुल गांधी को दबा के रखा है। हिंदुस्तान अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं है, अमेरिका की दबाव में काम कर रही है। सर, ऐसे और कौन कौन से नाम आपको दिखे कि जो एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी का नाम ने जिक्र लिया, आपने मोदी साहब का नाम लिया, क्या और भी ऐसे भारत के नेता हैं जिनके बट मैं उसको महत्व नहीं देता हूँ। ये दोनों को, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों को करो, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब मुखिया को पकड़ लो, हाँ, बाकी सब आ जाएंगे। हाँ, यहाँ तो छोटे लोगों को पकड़ते हैं, मुखिया को नहीं छूते हैं। ये सिचुएशन है।
सर क्योंकि घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, एप्स्टीन फाइल के हम जिक्र कर रहे हैं सर, उसको आपने जिक्र किया जैसे कि जो वॉर हो रही है सर, क्या वो भी उसका रिपरकशन है उससे बचने के लिए? नहीं, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है। क्या लगता था मिडिल ईस्ट में फिर क्या हो क्या? नहीं, वो बात यह है कि जो अमेरिका जो चिड़ी इस बात से कि उन्होंने उस देश को क्या नाम है देश, हाँ ईरान, उसका दूसरा नाम भी है ईरान, जो बहुत पुराना है, उन्होंने अमेरिकन 2 लोगों को पकड़ के जिसकी पब्लिसिटी नहीं हुई उनको मार दिया। तो इसको कुछ करना था, और ये थोड़ा प्रो चाइना की देश थी, और थोड़ा रशिया का भी इन्फ्लुएंस था। तो इनको ये ख़त्म करने के लिए ये कहे, और इतना गहरा में वो उनके पाँव फंस जाएगा वो ये लेकिन सर इसमें तो युद्ध की जो पूरी एक पटकथा लिखी गई है वो इस तरीके से लिखी गई है कि इजराइल और ईरान की सर बहुत सदियों से चली आ रही है, हमने देखा है, एंटी रहे एक दूसरे के। दूसरा ये कि वो परमाणु बम बनाना नहीं, वो देखो दोनों की एंटी हैं, परंतु युद्ध तो नहीं हुआ था। क्योंकि सर अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वो लगातार ये कह रहे थे कि या तो अपने जो परमाणु हथियार बनाने का काम कर रहे हैं उसको खत्म कर दीजिए, जो मिसाइलें बनाई हैं उनको खत्म कर दीजिए, और जो उनकी शर्तें हैं तो कहेंगे जब आप रशिया चाइना से अपना संबंध तोड़ दीजिए। मतलब अमेरिका इस तरह के दबाव डाल रहा था उसके ऊपर कि भैया आप बिल्कुल जीरो हो जाइए और हमें सुनिए बस। नहीं, वो दबाव डाल रहे थे, इन्होंने माना नहीं। हाँ, तो फिर क्या अमेरिका क्या है, क्या औचित्य क्या है, फिर क्या स्टैंडिंग है अमेरिका की? अमेरिका ने कह दिया, अब अमेरिका इसमें युद्ध करेगा तो पिटेंगे। यानी वो इतने जैसे वियतनाम में कोई बड़ी देश नहीं थी, चाइना को परंतु खून की अमेरिकन का, हाँ बस फिर उन्होंने कहा नहीं हम जा रहे हैं। तो इस युद्ध में सर क्या होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? इस युद्ध में अमेरिका की नाक कटेगी, उनको वापस आना पड़ेगा, ये कुछ नहीं कर सकते उस देश की। पहले दिन जब अमेरिका ने स्ट्राइक की इजराइल के साथ मिलकर, उनके सबसे शीर्ष नेता खामनेई को उन्होंने मार दिया, उनकी टॉप लीडरशिप गोली से मार दिया। हाँ, और उसके बाद भी तुरंत ईरान ने स्ट्राइक की सर इजराइल के ऊपर, और जो अमेरिकी बेसिस हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, उसके बेटा वो तो अब बने, बाद में बने सर, बन गए ना, वही है। ये लोग तो लड़ाकू लोग शुरू से हैं। जब पहले जो होते थे ईरान को चलाने वाले, उनको तो भागना पड़ा और विदेश में जाकर रहना पड़ा। तो ये जो हैं ये तो डेमोक्रेसी में कुछ विश्वास नहीं है इनको। ये अपना चला रहे हैं और नियम बनाते हैं और सबको कहते हैं कि बाकी चीज़ों में आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब कट्टरवाद जो हम देखते हैं उसको ज़्यादा वो हाँ, शिया के लोग, इसीलिए वो सुन्नी लोग थोड़ा जलते हैं कि उन्होंने जो किया हम नहीं कर सके। सर आपको लगता है कि क्योंकि ईरान एक बड़ी सभ्यता रही है सर, बहुत पुराने सदियों का इतिहास, हाँ जानता हूँ, हमारे और भारत के साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। हाँ, तो मेरा सवाल आपसे एक ये है अब कि क्योंकि देखिए इजराइल के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और ईरान के साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, पैलेस्टीन को हमने सपोर्ट किया एक टाइम पर, और अब जब जिस तरीके से देख रहे हैं कि सर इजराइल बिल्कुल खुलकर ईरान के अगेंस्ट है, अमेरिका उसका सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से, भारत का जो एक स्टैंड होना चाहिए था ना, कि स्टूड होना चाहिए था किसी उसके साथ, तो वो शायद नहीं खुलकर सामने आया है। आप इस किस तरीके से देखते हैं आप? भारत इजराइल का भी साथ दे रहा है, ईरान को भी कुछ कह नहीं रहा है, जबकि हमारा व्यापार बहुत है, चाबार पोर्ट हमने इतना बड़ा बनाया, 14 करोड़ पे वहां पे लगाया है। डरपोक की स्थिति कहाँ है सर? मोदी डरपोक है। मैं मोदी को बहुत सालों से जानता हूँ जी। जब यह प्रचारक था इसका, तब मैं MP था। हाँ, और जब मैं गुजरात जाता था तो ये आकर मेरी जो सामान थे उसको लेकर मुझे गाड़ी में बैठाकर मुझे मिनिस्टर के घर में छोड़ते थे। ये
ये कई सालों के लिए उन्होंने मुझे भी बताया कि एक ज़माने में ऐसा था। हम नहीं बताते हैं, उनको शर्म आता है। उनका तो कोई बैकग्राउंड नहीं है। बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। हाँ? बड़ा एलिगेशन। तो तुम मत दिखाओ, तुम्हारे लिए बड़ा है तो जो सच है उसको तो पता तो नहीं। दिखाएंगे, देखिए तुम दिखाओ ना, मैं कहूँगा मैंने ऐसा कहा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो सच है उस महिला के लिए कोई बोलेगा नहीं। वो अमेरिका जाकर बसी हुई है, क्योंकि उसकी जो हालत की। यहाँ और भी मैं नाम ले सकता हूँ। दे सकते हैं सर आप ना, नहीं ठीक है, एक से शुरू करो, फिर बाद में मैं कहूँगा अच्छा एक ही के इतने चिढ़ते हैं। मैं ये हम लोगों ने भी बहुत बड़ा गलती की इसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। नहीं बनाना चाहिए था, उसमें मैं भी दोषी हूँ। उस समय किसी हालत से इंदिरा गांधी और मतलब आप भी अपने आप को कल्प्रिट मानते हैं? जरूर, उसको हमने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे और ये उसको निकालने के लिए लगे हुए थे। ये सारे जो कांग्रेस के लोग थे, तो इसीलिए हमने उसकी साथ ली। नहीं ऐसा नहीं, उसमें उसकी पब्लिसिटी हो गई तो बन गए प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई भी ये किसी को नहीं पहचाना। मैंने कभी उससे जाकर नहीं कहा कि मुझे मिनिस्टर बनाओ, कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं तो मिनिस्टर 2 बार बन गया हूँ। हाँ, और पहले तो ये मैं कुछ सोच रहा था कि यदि इसको चाहिए तो मुझे मेरे पास आएगा। मुझे कब से जानता है, मुझे मेरा लगेज उठा के चलता था वहाँ से, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। और उन्होंने पूछा नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन सर, चूंकि सत्ता के गलियारों में अक्सर ये चर्चा उठती है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो बात कहते हैं वो हर हवा में बात नहीं कहते हैं। चूंकि जब पीयूष गोयल वित्त मंत्री थे उसके बाद से पद उनसे ले लिया गया था, तो चर्चा ऐसी थी कि स्वामी सर को बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया। तो इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी की वो एक खीज है अभी तक कि मुझे नहीं बनाया। नहीं, वो ऐसा कोई लगातार नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा तो नहीं, ये तो आपका अनुमान है। मेरा अनुमान नहीं है, जो राजनीतिक गलियारे। अरे राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे कहते हैं। कई लोग मैं प्रशंसा करते हैं कि क्या आप बनना चाहते थे सर वित्त मंत्री? नहीं, मैंने वित्त मंत्री, मैं सरकार बनाने में पूरी योगदान देने के बाद सब कह रहे थे कि आप बनने वाले हैं, तो क्यों नहीं बना? मैं तो हार्वर्ड में प्रोफेसर था। बिल्कुल। हाँ, अनपढ़ नहीं था कि जो कोई अनुभव की कमी नहीं थी सर? हाँ, कोई अनुभव की कमी नहीं थी आपको? क्या अनुभव? अनुभव का मतलब? हाँ, वित्त मंत्रालय क्या? वित्त मंत्रालय का नहीं था, बट कॉमर्स का था। वित्त का तो था ना सर, इकोनॉमी का तो अच्छा और जो यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर था उसमें था। तो ये इसमें मैं कहता हूँ कि मेरा तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई मैंने दावा नहीं की, लेकिन ज़रूर मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स में मेरा नाम दुनिया में है। जो नोबेल लॉरिएट्स है उसके साथ जॉइंट ऑथर्स थे, सब छपे हुए हैं, सब जानते हैं। तो इस समय मैं बनूंगा ऐसा सोच रहा था, और क्योंकि मैंने इसके लिए योगदान दी थी कि ये बन जाए प्राइम मिनिस्टर, गुजरात में उसकी सपोर्ट उस समय ज़्यादा थी। मैं उसकी भूमिका नहीं जानता था कि एक महिला के पीछे उसको दरवाज़ा बंद करके घर में रखा, ये सारी चीज़ें नहीं पता था। और बेचारी अब तो भाग गई अमेरिका। तो अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे पाकिस्तान को पीटना था, जब ये इन्होंने 6 मर्दों को कपड़े उतार कर जो उनके पत्नी के सामने जो बेइज्जती की पहलगाम हमले में। हाँ, तो हम जाकर के पाकिस्तान का 4 प्रांतों में 3 को तोड़ सकते थे, क्योंकि वहाँ के जो 4 थे, एक पंजाब को छोड़कर बाकी सब 3 अलग होने चाहते हैं। कई बार उन्होंने हमारे पास भी आए हैं, तो क्यों नहीं किया? ये डर गया। अरे वो ये कौन है ये जो अमेरिका से आए? अमेरिका के दबाव में। हाँ, डर गया। तो यहाँ आ गया वो
ट्रंप। लेकिन मोदी तो सर हमने अक्सर साहब को सुना है, सुनते हुए रैलियों में भी सुना है, और जब भी भाषण देते हैं तो मोदी किसी से डरता नहीं है। मेरे बारे अपने बारे में वो कहते हैं कि मुझे किसी से डर नहीं है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो भी कुछ भी कह सकते लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मोदी डरते हैं। हैं। डरपोक नंबर 1 है, मैं बता रहा हूँ। कोई भी कुछ युद्ध हो जाएगा तो ये डर जाएगा और बीच में हट जाएगा। जो पाकिस्तान ने कुछ एक, सर पाकिस्तान में आएंगे, हम पाकिस्तान में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि तो मैं कह रहा हूँ कि और कौन सी चीज़ है। चाइना के साथ उन्होंने, मैंने एक दिन बताया कि चाइना ने 20 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने पकड़ लिए है। तो इन्होंने कहा कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, और स्वामी कहता है कोई। आप लोग भी मज़ा ले रहे थे उसमें। अब जाकर देखें, वो आपको जो आप देखना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। वो भगवान, सरकार आपको कुछ नहीं बताएगी। मैंने पार्लियामेंट में, जब मैं पार्लियामेंट में था, मैंने लिखा, हाँ, उन्होंने कहा कि नो, हमें बताएंगे नहीं। मैंने कहा क्योंकि मैं अकेला बुला के दे दूँ। मैं वहाँ का कमांडर इन चीफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें अटेंशन ये दिया कि बिल्कुल नहीं देना, किसी को नहीं देना। स्वामी सर, चूंकि जब आप बात करते हैं कि आपने बहुत सपोर्ट किया मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और आपकी भी एक पर्सनल चॉइस थी कि मुझे शायद मंत्रालय में, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड था, नहीं, मैं उसके लिए वो देखिए, ये बात शुरू में ही कह दीजिए, मैंने कभी उसको कंडीशन नहीं लगाई। कंडीशन नहीं डाला सर। हाँ। क्योंकि आपका अनुभव इतना था, आप चाहते थे कि देश के लिए वो काम आए। लेकिन अब तक अरुण जेटली सर उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा बन गया था आपके उस काम में। तो क्या है, अरुण जेटली कौन था? कुछ नहीं था। ये उसने उसका उपयोग किया, और क्या हुआ उसके अंत में? भगवान ने जो उसके ऊपर किया है, ऐसा कोई मरना चाहिए जो अपने को इतने बड़ी अपने बड़े आदमी क्या समझते थे। वो तो एक लोकसभा सीट नहीं जीत सके कभी। लेकिन मोदी साहब तो कहते मेरे हनुमान थे। तो ठीक है, हनुमान रखकर चले जाओ भाई रावण के पास, रामा के पास तो नहीं जा सकते। तो मोदी मतलब क्या आपके हिसाब से? रावण नहीं, रावण में और भी था। ये तो डरपोक महा डरपोक है। हाँ। सर थोड़ा सा मिडिल ईस्ट को लेकर ही मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे। ईरान ने तो सर देखिए अटैक उसके ऊपर हुआ ही हुआ है, क्योंकि आप सर जियोपॉलिटिक्स पे बहुत सारा चीज़ें देखते हैं, नॉलेज रखते हैं, सब चीज़ों की पढ़ते रहते हैं। ईरान ने सर अपनी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं आसपास की सर, उनको बहुतायत में टारगेट किया है सर। जो अमेरिकी इंस्टॉलेशंस थी वहाँ पर उनको डिस्ट्रॉय भी किया है। हमने देखा अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ है। सर क्या आपको लगता है कि ईरान का ये स्टैंड सही था कि अपने जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो आसपास की कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट की खासतौर से हम उन पर भी सर हमला किया है उन्होंने? आप उसको किस तरह देखते हैं उस हमले को सर? क्या वो एक बचाव में किया हुआ हमला है? ये शिया सुन्नी का जो विभाजन है उसके कारण है। वो सब लोग मजा ले रहे थे, ये सुन्नी लोग, तो इसीलिए उन्होंने किया। ये पहले तो इज़राइल के साथ इसने मूर्खता की थी ईरान ने, तो अमेरिका जुड़ गई इसके साथ, तो इज़राइल भी खूब जमकर दिया। या आपको लगता है कि इज़राइल, सर मैं इसको रोक रहा हूँ, आपको माफी चाहूंगा, आपको लगता है कि इज़राइल ने कहीं ना कहीं अमेरिका का यूज कर लिया? क्योंकि इज़राइल को खतरा था कि इज़राइल को कहीं ना कहीं खतरा था कि अगर ये परमाणु बम बना लेंगे तो जिस दिन इज़राइल वेस्ट ऑफ टाइम। अब इज़राइल अमेरिका को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन फायदा जरूर उठाया सर उन्होंने उसका। फायदा उठाएगा तो हम क्या करें या वो क्या करें? ये अमेरिका ने निर्णय किया तो ये इनको बहुत खुशी हुई। जब शुरू में अक्टूबर 3 साल पहले, तब अमेरिका तो आई ही नहीं। वो तो इज़राइल ने उनके साथ लड़कर थोड़ा कुछ किया। तो इज़राइल का परिस्थिति ऐसा है कि अमेरिका साथ नहीं है तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो अमेरिका जितना कर रही थी उसमें वो साथ थे, बस दैट्स ऑल। सर चूंकि हमने देखा है कि
जंग जब भी होती है नुकसान बहुत होता है। जंग का फायदा कभी किसी को नहीं मिला है। क्या आपको लग रहा है कि इस जंग का फायदा इजराइल को मिलेगा या ईरान को मिलेगा, अमेरिका को मिलेगा, मिडिल ईस्ट कंट्री को, किसको फायदा मिल रहा है इस जंग का, ये बताइए आप। देखिए, पहले मैं बता दें, जो आपने कहा वो सही नहीं है। आपके ऊपर आक्रमण हो तो आपका जवाब देना पड़ेगा। युद्ध नीति यही कहती है। हाँ? युद्ध नीति यही कहती है। युद्ध नीति, महाभारत, रामायण भी यही है। इन्हीं राम को क्या चाहते थे कि मेरी बीवी को आ जाना चाहिए। अब वो राजा कितने भी बीवी रख सकते हैं, परंतु उसको एक बीवी पर नहीं, ये धर्म का सवाल है। और उन्होंने जाकर उसको वध किया, रावण को। तो ये हमारी सिद्धांत है। अब इज़राइल के ऊपर ये जब आक्रमण हुआ तो इन्होंने जवाब दिया, दैट्स ऑल। जवाब तो देंगे ही। जवाब तो देंगे ही। और लड़ाका कौम है सर वो। लड़ाका कौम है वो नेचुरली। इतनी पिटाई इज़राइल की यहूदियों का हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में, क्या बोलूं। उसको पढ़ेंगे तो आंख में आंसू आ जाएगी। उस समय उन्होंने कहा कि हमारी जो एक छोटा सा एक जगह बना के दे दो, हम अब अपने आप सब करेंगे, हम व्यापार नहीं करेंगे, हम मिलिट्री के काम करेंगे। हम तब इज़राइल को बनाया गया दोबारा, और उसको उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाते गए। हाँ, तो यहूदी लोगों को तो सलाम करनी चाहिए कि भाई इतने कष्टकाल में भी। यहूदी को, ईरानियों को सर? नहीं, यहूदी को, क्योंकि इन्होंने मिट्टी को एक सुंदर जगह बना दी। इज़राइल जाके देखिए, पानी, समुद्र से पानी निकाल के, नमक हरा हटा के आपको पीने के पानी दे दी। और खेत में जो पानी डालनी है वो इतने सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि पानी को भी वेस्ट नहीं करोगे और काम भी हो जाएगा। सर, चूंकि आपको भी राजनीति का बहुत लंबा इसका अनुभव हो चुका है, 50-60 साल से आप राजनीति में है सर, क्या सर खामनेई से कभी आपकी सर मुलाकात हुई? किससे? खामनेई साहब से, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। मैं ईरान गया हूँ 2 बार लेक्चर देने के लिए। ओके। उस समय ये थे, बट आए थे हमारी मीटिंग में। अब वही जो सब पहन के, बट मुझे कोई दिलचस्पी नहीं था। तो प्रोफेसर्स के इनविटेशन में आया था, जो कई लोग, मैं हार्वर्ड में मेरे स्टूडेंट्स भी थे, और मैं इसमें दे के चले गया। वो मुझे बहुत मानते हैं। यदि मैं ईरान अभी जाता तो बड़ी स्वागत होती मेरी, परंतु इज़राइल भी मेरा दोस्त है, तो मैं लेकिन सर, आपको दुख हुआ कि जिस तरीके से खामनेई साहब का ये पूरा असैसिनेशन किया गया? और अब एक बार युद्ध होने के बाद जो ये कहना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, युद्ध में सब जायज़ है? बिल्कुल, नहीं तो युद्ध मत करो। लेकिन सर, एक सवाल ये भी उठा कि चूंकि खामनेई साहब भारत के बहुत करीबी माने जाते थे, खामनेई साहब भारत के बहुत करीबी माने जाते थे, सरकार ने सर कई दिनों तक कोई रिएक्शन नहीं दिया उनकी मौत पर सर। हमारे वो तो डर रहे थे कि अमेरिका डंडा मारेगी उनको। ये मोदी तो, उसके पास तो उनके दस्तावेज है ना अमेरिका के पास, जो उसने जो भी किया है। ये सिर्फ यहाँ नहीं, हर विजिट में, ये तो रोज 1 महीने में तो कम से कम 5 बार दौरा करके आते थे। मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं किया, मैं ब्रह्मचारी हूँ, झूठ बोलेगा। और भी बता सकता हूँ, बट अभी ठीक है, वो मेन चीज़ नहीं बनना चाहिए। थोड़ा भारतीय राजनीति पे चर्चा करते हैं। करिए। संसद चल रही है सर, हम देख रहे हैं जी। आज के भारतीय राजनीति को आप किस तरह देखते हैं सर? सरकार कहाँ, किस दिशा में काम कर रही है? भारतीय विदेश नीति किस दिशा में काम कर रही है? क्या लगता है सर आपको? अब पहले सेंटर अपनी भारतीय राजनीति की बात करते हैं। देखिए, पहले तो विपक्ष में या एक प्रांत के हैं या प्रांत में एक छोटा सा है,
ऐसे हैं विपक्ष, अखिल भारतीय विपक्ष नहीं है, एकजुट नहीं है। नेचुरली नहीं, नहीं कांग्रेस होती कि हम यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, हम अकेला खड़े होंगे, जैसे एक ज़माने में कांग्रेस था। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इससे अलायंस करो, उससे अलायंस करो। उसमें राहुल गांधी को लीडर बनाया, कोई हमारे देश में इसको सीरियसली लेता नहीं है। किसको? राहुल गांधी को। ओके। और प्रियंका भी ऐसे बकते रहती है, तो उसका भी पति के साथ और भी यानी सवाल उठ जाता है, वो क्या करता है, कौन से करप्शन कर रहा है, ये सारी चीज़ें तैयार हो रही है सब। तो आज में हमारी बीजेपी आरएसएस की सपोर्ट के साथ कोई उसका मुकाबला नहीं है। मतलब बीजेपी कहीं ज़्यादा मजबूत है सर, बहुत बढ़ेगा। और मोदी और गलती करेगा तो मोदी को भी हटा सकते हैं। कौन हटा सकता है? आरएसएस हटा सकती है। लेकिन सर वो तो कहते हैं कि आरएसएस हमारा कोई डायरेक्ट लिंकअप ही नहीं है, हम सरकार में सत्ता में कोई। देखो आपको कुछ भी कहते हैं। मैं नहीं सर, मोहन भागवत साहब का ये बयान है कि हम डायरेक्ट सरकार में इंटरवीन नहीं करते। नो, ऐसा ऑफ कोर्स दे डोंट, ये करो वो करो, उसको ये पोस्ट दो वो पोस्ट दो, नहीं करते। बिल्कुल। बट जहाँ सिद्धांत की मामला आता है, वहाँ आरएसएस मीटिंग की, उनको बुला करके, और क्या बोला वो तो बताया नहीं हमें, या मुझे बताया तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो ये निश्चित तौर पर आरएसएस के लिए ये एक सिचुएशन है जिनको उनसे लाभ हुआ है कि उन्होंने हमने सारे जो मुसीबतें कांग्रेस ने उनके ऊपर थोपा था वो सब हटवा के अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बनाए हैं। और उन नाम भी में ना आरएसएस के नाम पर अब लोग डरते हैं। लेकिन मोदी को छूट देकर, मोदी को तो बिल्कुल छूट दिया था, उनका स्टाइल ही है कि वो प्राइम मिनिस्टर में ये ऐसा करो वैसा करो नहीं बोलेंगे, इसको नैगिंग कहते हैं हम। हाँ, नैगिंग। लेकिन अब उन्होंने उनको मीटिंग में बुलाकर कहा कि भाई ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक नहीं है। अब वो सुनेगा नहीं, हो उसकी घमंड ऐसे हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होगा, और यदि दब जाएगा तो फिर उसको छुट्टी कर देंगे। मुझे तो लगता है मोदी की जाना चाहिए। सर आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि मोदी को जाना चाहिए। हाँ। कौन से ऐसे वो 3 फैक्टर हैं जो आपको लगता है कि हाँ नहीं मोदी को एट एनी कॉस्ट जाना चाहिए, या फिर ये है कि आरएसएस की मजबूरी है मोदी के प्राइम मिनिस्टर बना के रखना? नहीं, मजबूरी कोई नहीं है। सवाल है कि हम करें और बाकी लोग इसकी ढंढोरा पीटें कि हाँ ख़त्म ख़त्म ख़त्म। ये जो हुआ था पहले, जिसमें इंदिरा गांधी वापस आई दोबारा, ये नहीं होना चाहिए। वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हम कर सकते हैं तो हम कर देंगे, बट मैं क्यों करूं? क्योंकि मोदी बुरा है तो कोई ये कांग्रेस में कोई अच्छा है? उनके लिए, उनको लाने के लिए हम कुछ ऐसा कदम उठाएंगे? तो मैं कहता हूँ ठीक है, ना मैं जाऊंगा ना तुम बुलाओगे, तो दोनों के लिए अच्छा है। सर आरएसएस से जुड़ा मेरा सवाल है, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करती सरकार में वो, लेकिन सर आरएसएस को भी कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट की जरूरत पड़ती है कुछ जगहों पर। क्यों? जैसे कि आपने जिक्र किया कि सर बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाती हैं। अरे मैं तो सब स्वयं सेवक हैं। वो आप मांगेंगे भी नहीं, वो लोग आकर के कहेंगे हम क्या कर सकते हैं। देखिए मदद तो वही करती है आरएसएस। हाँ, और जब इलेक्शन आता है तो वही करते हैं। सर क्या आपको लगता है कि मोदी को जिस तरीके से आरएसएस ने सपोर्ट किया और प्रधानमंत्री उनको बनाया, आपने भी सपोर्ट किया, बहुत से नेताओं ने सपोर्ट किया, राजनाथ जी ने जो अध्यक्ष थे तो उन्होंने उनको आगे बढ़ाया, क्या आपको लगता है कि मोदी साहब जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि दबाव में काम करते हैं और
अब आरएसएस के लिए सर वो एक बैगेज बन गई, आपको लगता है सर? नहीं, आरएसएस को तो नहीं बन सकते क्योंकि वो संगठन है। वो हम दोबारा हम जैसा आरएसएस चाहती है उनकी, वो ठीक है, नहीं चाहती है तो आरएसएस कहेगी भाई हम तो बीजेपी नहीं है, हम बीजेपी को कंट्रोल भी नहीं करते हैं, हम उनको सलाह देते हैं। लेकिन हम निश्चित तौर पर जिनके लिए नुकसान होगा या जो पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी का उनको होगा। हाँ, क्योंकि जो कांग्रेस करती है और अन्य पार्टीज करते हैं, कम्युनिस्ट करते हैं, उसमें उनके लिए मुसीबत पैदा होगी। ये है। आपको लगता है कि सर मोदी सरीखे का कोई नेता अभी पार्टी में नहीं है? होगा तो उसको खत्म कर देगा, तो इसीलिए उसका नाम ही नहीं लेना। अच्छा मतलब जब तक मोदी है तब तक मोदी ही है? नहीं, जब तक मोदी है तो उसका विकल्प कौन है ये नहीं बताएंगे आपको। बताएंगे नहीं या बनने नहीं देंगे? वो नहीं बनने के लिए करेंगे, बट मैं तो समझता हूँ कि वो नहीं रोक सकते। अब उसका नाम थोड़ा बहुत खराब हो गया, कई वास्तविकता उसके बारे में सबको पता लग गया कार्यकर्ताओं में, तो इसीलिए कह दें कि विद्रोह करो तो फिर उसमें आधा इधर आधा उधर हो जाएगा, तो फिर हम हमारे विरोधी उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि कैसा करना है। क्योंकि देखिए सर, राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता, ये तो आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं, मुझसे अच्छे बेहतर तरीके से जानते हैं। जो आया है वो जाएगा। बीजेपी ने ही एक रूल बनाया था क्या 75 के बाद मार्गदर्शक मंडल में चले जाए? नहीं, बीजेपी ने कभी नहीं बनाया, आरएसएस ने बनाया। आरएसएस ने बनाया, आरएसएस के लोगों के लिए। तो नहीं सर। हाँ, यस, ये तुम आप लोगों ने बना दिया, मैं जानता हूँ। मैं आरएसएस का यानी बहुत जुड़े रहे हैं सर, आप उनसे जुड़े हैं हम, उनके साथ रहे हैं, उनके साथ संघर्ष किया, ये सब किया, और सिद्धांतिक रूप से तो उनके साथ हैं। लेकिन हम उनके अनुशासन इसमें हम नहीं आते। हम जो करना करते हैं। क्योंकि सर बात लगातार ही उठती रही है कि मोदी साहब 75 के हो जाएंगे तो फिर उनको रिटायर जाना चाहिए। कौन कहता था? लगातार इसी बातें उठती हैं। उड़ाने में तो क्या है, पार्टी के अंदर ही इस तरह की चर्चा होती है। कौन सी पार्टी? बीजेपी ना। हाँ, बीजेपी में लोग कह सकते हैं जो उनके बाद आने चाहते हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं, तो क्या है। लेकिन आपको लगता है कि अभी कोई विकल्प नहीं है मोदी का? नहीं, मैंने ऐसा कहा नहीं, कभी भी नेहरू का विकल्प नहीं है। ये आप लोगों ने बहुत सालों के लिए चलाया था। अब तो बच्चे थे उस समय, या पैदा ही नहीं हुए। तो मैं कहता हूँ कि ये तो लोग उड़ाते रहते हैं और हम उसके खंडन नहीं कर सकते कि लोग। अगर मैं सुब्रह्मण्य स्वामी से पूछूं कि अगर मोदी साहब रिटायर हो जाते हैं कल, हाँ, आप किसे प्रधानमंत्री बनने देखना चाहते हैं? मैं उस पर बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये एक 2-3 चॉइस बता दीजिए। नहीं, मैं क्यों बताऊँ? मैं नाम देता हूँ सर। नहीं, आप नहीं नाम देंगे तो मैं चुप रहूँगा। ये इन बातों में तुम शरारत कर रहे हो, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। मैं तो बड़ी साफ और मैंने तुमने तो फिर रोको उसमें। मैं नहीं कहूँगा कि किसको बनना है, मैं नहीं बताऊँगा। क्योंकि सर हमने अक्सर देखा सरकार में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हमारे और गृह मंत्री साहब अमित शाह जी की, कहते हैं कि ये दो जो नेता हैं सबसे शीर्ष नेता हैं और यही पार्टी है और यही सरकार है। क्या वाकई में सर? हमारे विद्रोह जो हमारे विरोध में हैं वो ऐसी बात कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैंने क्या नहीं कहा इन दिनों में, मुझे क्यों नहीं निकाला अभी तक, बताइए। ये क्या अमित शाह संतुष्ट है हमारे इससे? नहीं, बट बोलेगा नहीं मुझे। क्यों नहीं बोलेंगे सर? वो बोलेंगा नहीं, वो 10 सालों से नहीं, उनको पता है कि जो मेरा नेचर क्या है, उससे क्या होगा। जो मैं बोलता हूँ उससे लोग प्रसन्न हैं। मैं हिंदुत्व के पर जो जितना मैं प्रचार करता हूँ कोई नहीं कर सकता है हमारे पार्टी में, बिल्कुल सैद्धांतिक। और पब्लिक आती है उसमें, और पब्लिक को भी ये समझते हैं कि ये बीजेपी तो काफ़ी डेमोक्रेटिक है। देखो स्वामी कुछ भी बोलता है तो कुछ कहते नहीं है। तो मैं तो बीजेपी को तोड़ने के लिए तो कुछ नहीं कर रहा हूँ ना।
लेकिन विरोध जरूर करते हैं लोगों का। विरोध करना आपका अधिकार है। व्यक्तिगत विरोध करता हूँ। हाँ, पार्टी का कोई विरोध नहीं है। पार्टी का कोई विरोध नहीं है, सिद्धांत का कोई विरोध नहीं है, और क्या चाहिए। सिर्फ आपको दुख है कि मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। सर, योगी साहब को आप किस तरह देखते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अच्छा जी आया हैं? जवाब। उनकी राजनीति हाँ, किस तरह मैं देखते हैं? उनको जब एक छोटा लड़का था हम्म, और मुझे गोरखनाथ में बुलाया था इनके गुरु ने, तो ये उस समय बहुत दुखी था। तो उन्होंने कहा कि इनका एक पब्लिक मीटिंग करो तुम उसमें। तो मैं गोरखपुर में बड़ा पब्लिक मीटिंग की थी, और ये उसमें आए थे। उससे मैंने कहा कि इस तरीके से बात करनी, इस तरीके से। योगी आदित्यनाथ जी को? हाँ। तब सांसद भी नहीं थे ये कुछ नहीं थे। अच्छा, सिर्फ ये छोटा लड़का था मैं। धीरे धीरे वो हमारे साथ कांटेक्ट किया। फिर ये जब एमपी बने तो वो बहुत दुखी थे कि उनको कहीं नहीं कुछ बनाया। तो मेरे सामने बहुत रोए। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए अच्छा किया, तुम मिनिस्टर बन के दब जाओगे। बट एक साल हुआ, उसके बाद आरएसएस ने कहा कि भाई इसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, कि वहाँ बहुत आपस में लड़ रहे हैं। ये बाहर का है बट यूपी का है। तो वहाँ से ये आया है। उत्तराखंड से आए थे। ये उत्तराखंड से गोरखपुर में साधु बने, उत्तराखंड में पैदा हुए थे। हाँ, दीक्षा वाली थी। हाँ, तो और फिर बन गए। और फिर हालांकि जब ये मुख्यमंत्री बनाए जा रहे थे तो बड़ा विरोध भी हुआ कि नहीं, पार्टी के अंदर बहुत सारी बातें थी। एक अंडरकरंट भी था। सारे जो ब्राह्मण के छोड़कर बाकी सब लोग फेवर में थे। ब्राह्मण में एक नफरत थी बीजेपी में उस समय। सर, चूंकि जो इनकी छवि है वो कहीं ना कहीं एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता की छवि है। प्रखर हिंदुत्व माता सैद्धांतिक रूप से नहीं है, भगवा पहनते हैं और डंडा लेकर के दूसरे लोगों को दुकान तोड़ देते। क्योंकि सर अक्सर ये कंपैरिजन किया जाता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, और जो उनकी राजनीति थी वो भी किस तरीके से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं बांटने की राजनीति करते थे। और उसी सिद्धांत पर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये पूरे उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, उसी के आधार पर वोट लेते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब ने अपना एक वर्चस्व बढ़ाया था राजनीति के तौर पर गुजरात में, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके? देखिए, जहाँ तक मोदी है उसको तो दिल्ली में जो नेता थे उन्होंने उनको बड़ा उठा करके किया। और वहाँ दूसरा एक थे ब्राह्मण, वो मारा गया। किसने मारा मैं इसमें अभी नहीं बात कर सकता, बट वो बनने वाले थे बट ब्राह्मण थे। तो एक इशू चली। वेंकैया नायडू साहब की बात कर रहे हैं? मैं इसमें किसी की बात नहीं करूँगा, इतना ही कहूँगा कि हाँ, जो जिसको मुख्यमंत्री बनना था उस समय, ये जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे और वो प्रधानमंत्री के रूप में कौन आना चाहिए बहस चल रही थी। ये उस समय मिनिस्टर थे, कौन सा मिनिस्ट्री मुझे याद नहीं है, परंतु एक दिन वो वॉक में गए और मर गए। उनके पिताजी कहते हैं कि मोदी ने मारा उनको। तो कभी कुछ जांच वांच तो हुआ नहीं, तो किसी को पता नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय का भी ऐसे ही हुआ था। किसने मारा उनको कुछ पता नहीं चला। उन्हें पता चला, कुछ नहीं किया। सर, योगी साहब की मैं बात कर रहा था। हाँ, योगी तो उत्तर प्रदेश में है, बट उत्तर प्रदेश ऐसा एक प्रांत है जो किसी को बख्शता नहीं है। अच्छा काम हुआ है तो दे देंगे वोट, परंतु ठीक नहीं है और कोई विकल्प उनको दिखता है कि ये ठीक हो सकता है
अब कौन कह सकता है कि ऐसे लोग आए जो आज आके गद्दी में बैठे हैं। तो इसीलिए वो अभी मैं कहता हूँ कि लोगों में असंतोष बहुत है और ठाकुरवादी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और ब्राह्मण, मैं बिल्कुल उसी पर आने वाला था सर। हाँ। हमने देखा है पिछले उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों में कि जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर राजनीति बहुत गरमाई हुई है। दैट्स राइट। और शंकराचार्य साहब को लेकर भी हमने देखा या कुंभ में जिस तरीके से हुआ, उसके बाद माघ मेले में हुआ, उसको मारा गया। और आप इस राजनीति को कहाँ देखते हैं? क्या सर, क्या ये ब्राह्मण और क्षत्रिय की राजनीति को जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है? नहीं, देखिए और भी हैं जो किसके साथ जाएंगे। शेड्यूल कास्ट हैं, वो ब्राह्मण के साथ जाएंगे या क्षत्रिय के साथ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि जैसे अम्बेडकर ने कहा था, ब्राह्मण से कोई प्रसन्न नहीं है शेड्यूल कास्ट, परंतु बाकी लोग से बुरा है, तो हम जाना है तो हम ब्राह्मण से जाएंगे। हाँ। लेकिन सर, जिस तरीके से शंकराचार्य की तो बहुत बड़ी उपाधि के वो माने जाते हैं, सर संत माने जाते हैं, और जो पूरा विवाद हुआ है सर, आप किस तरह देखते हैं शंकराचार्य वाले विवाद को सर पूरी तरीके से? मैंने तो देखा ही नहीं उसको, किसी ने बोला नहीं, किसी ने मुझे पूछा नहीं, और मेरे पास कितने काम हैं, तुम्हारे 1 घंटा बोलने में हो गया सर। चूँकि मैं अगर आपको जानकारी मैं बता देता हूँ सर आपको, कि जो माघ मेला लगता है हर साल फरवरी के महीने में सर उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में, वहाँ पर स्नान को लेकर सर, मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर उनका पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा इसमें, जब मैं गहराई में। ठीक है। लेकिन सर, आपको लगता है कि ब्राह्मणों की राजनीति करना ठीक नहीं है? ब्राह्मणों तो शुरू से राजनीति करते हैं और बाकी लोग उनकी बात सुन करके करते हैं। लेकिन सर, जो एक बात ये लगातार कही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, और ये कहा जाता है कि जो ब्राह्मण समाज के विधायक हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि ब्राह्मण कमजोर है, असली ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण है तो लड़के जीतो और फिर उसको जगह दिखाओ। ये सब बनावटी है। तो राजनीति होती है सब चीज़ों की? नहीं, तो आप लोगों की राजनीति होती है। मुझे तो कुछ, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय का सवाल ही नहीं है हमारी पार्टी में किसी की, तुम स्ट्रांग हो तो ठीक कर सकते हो। योगी स्ट्रांग है सर, आपको लगता है? मैं क्या जानूँ, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया उसको, तो बहुत सालों से जानता हूँ, जब लड़का था गोरखपुर में जी। तो मुझमें वाई शुड आई, मैं क्यों इस सब चीज़ में पढ़ूं? मेरा तो ये है सिद्धांत पर हम लगे हुए हैं और सिद्धांत के लिए हम सब जगह बोल रहे हैं। सर, आपने आपातकाल का समय भी देखा है सर आपने, हाँ, और बहुत संघर्ष भी किया है। कुछ आपातकाल की यादें सर आपके ध्यान में आती हो? आज की राजनीति इससे मिलती जुलती, अगर कुछ लगता है कि पहले है उस टाइम? नहीं, कोई बिल्कुल भिन्न है। हाँ, वो इंदिरा गांधी ने तो बड़ी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के ऐसा बुरा कर दिया। यहाँ तो ये इधर होता उधर होता, बट कोई डेंजर नहीं है, कोई आपात नहीं है। लेकिन सर, विपक्ष तो लगातार ये बात कहता रहता है, अरे तुम्हारी और कोई काम नहीं है क्या? विरोध क्या जो हमारे विरोधी हैं वो क्या है, कुछ तो बोलना है उनको, काम ही उनका विरोध करना ही है। सर, क्या आपको लगता है कि आज की राजनीति में जो पुराने सरीखे नेता जैसे आप जैसे हैं, या राजनाथ सिंह जैसे जो पुराने नेता रहे हैं, उनको सर कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जा रहा है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है? जिस तरीके से हमने देखा था कि कंप्यूटर जब आया तो नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो फिर उनको बोलना चाहिए ना। किसी ने मुझसे बोला तो नहीं, तो मैं कैसे और तुम्हारा आप कह रहे हैं तो मैं मान लूंगा। मुझे कोई कहा के बताएगा तभी तो मैं करूंगा। सर, चूंकि आप प्रोफेसर भी रहे हैं, तो क्या है, प्रोफेसर को पता है कि जब तक आपके पास कागज नहीं है मत करो कुछ। सर, मेरा सवाल इसमें ये था कि आपने आईआईटी में सिर्फ पढ़ा है भारत। हाँ, मैं प्रोफेसर नहीं होते तो राजनीति में होते सर? नहीं, वो सवाल जरूर ये था कि मैं तो बहुत फेमस हो गया था अमेरिका में जी, हार्वर्ड में। मेरी जो रिसर्च हुई थी उसमें जो नोबेल प्राइज़ जिनको मिला और मेरे टीचर थे, वो ने मिल करके अपने नाम लगा के मेरे साथ उन्होंने रिसर्च पब्लिश किया और कहा कि 1-2 साल और अमेरिका में रह जाओ, तुम्हें नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। तो मैंने कहा नोबेल प्राइज़ करके मैं क्या करूँगा, मैं तो इंडिया जा रहा हूँ। इंडिया आने के बाद
मेरी हाल ये कम्युनिस्टों ने ऐसी हाल की कि मुझे कहीं नहीं नहीं, मैं आईआईटी में प्रोफेसर था, मुझे वहाँ से निकाल दिया, किसी और में आने नहीं दिया। तो फिर मैंने कहा वो कि राजनीति करूँगा, मैं जाऊँगा नहीं अमेरिका। बट हर साल मैं 3 महीने के लिए हार्वर्ड में जाकर पढ़ाता था। सर, एक जो कि बहुत बड़ा किस्सा आपसे जुड़ा हुआ है, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर या मैंने किया, आपने सर उसको ओपन करा, थोड़ा बताइए सर उसके बारे में थोड़ा जरा, कैसे, क्यों आपके जहन में आया और कैसे आपने वो सर अचीव किया? नहीं देखिए, कैलाश के बारे तो मेरी माँ बताती थी। हम लोग उस प्रकार के लोग हैं जो कैलाश को बहुत मानते थे। और मुझे एक दिन मेरी माँ ने कहा था कि ये देखो, ये चाइना के हाथ में ये जवाहरलाल नेहरू ने कर दी। तो मैं देखते हुए नहीं दिन ध्यान में था। सडनली क्या हुआ कि मेरे प्रोफेसर, जब मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर था, कई चाइनीज़ स्टूडेंट्स आए पढ़ने के लिए और मेरे भक्त बन गए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे देश आना चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो एंटी कम्युनिस्ट हूँ, इससे तो क्या है, आप मेरे हमारी। तो वहाँ गया तो सबसे टॉप लीडर था थंग शाओपिंग। उनका इतना बड़ा, यानी बहुत माना जाता था उसको, और उम्र से मेरे बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने मुझे लिखकर भेजा कि अभी हम माओ सेतुंग इन सब से मुक्त होकर आ रहे हैं, पर अमेरिका हमें पैसा नहीं दे रही है डेवलपमेंट के लिए। उस पैसा के लिए आप मदद करिए हमें, क्योंकि आप अमेरिका में रहे हैं ये। तो फिर मैंने वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन थे उनको जानता था मैं, और वो भी जानता था मैं हार्वर्ड का प्रोफेसर हूँ। उन्होंने मेरी बात को सुनी और कहा कि हम ठीक कर देंगे। तंग शाओपिंग जो उनका सबसे माओ सेतुंग से भी बड़ा हो गया था वो समय, उसने मुझे आमंत्रित किया और कहा कि धन्यवाद देते हैं हमको, आपने जो किया हम नहीं कर सकते थे, ये माओ सेतुंग ने सब बिगाड़ दिया था ये। और मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। मतलब वर्ल्ड बैंक ने सर मॉनेटरी हेल्प की उनकी, मेरे कहने पर, आपके कहने पर? हाँ, नहीं तो वो नहीं, वो कह रहे थे ये कम्युनिस्ट हैं, हम क्यों दें उनको। तो उन्होंने कहा हम क्या करें आपके लिए। तो मैंने कहा मैं कैलाश मानसरोवर कभी नहीं गया, बट माई मदर यूज्ड टू टेल अबाउट द, हाँ ये, तो मैं जाना था। ओके, पर बंद है अभी। तो मैंने कहा बंद है तो खोल दो। नहीं वो पत्थर हैं, ये है वो है। मैंने कहा क्या मैं पैदल नहीं जा सकता। तो कहा जाओगे? मैंने कहा जाऊँगा। घोड़ा भी नहीं जा सकते। तो मैंने कहा पैदल जाऊँगा। तो मैं पैदल गया था इंडिया का बॉर्डर से कैलाश। आपकी माता जी भी साथ थी उस टाइम? नहीं, आप अकेले गए? हाँ, वो उनका एक बस का नहीं था। उस समय हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हाँ, स्ट्रॉन्ग थे। तो मैं गया कैलाश और मैंने कहा कि अब मैंने कर दिया, अब आप सबके लिए खोलिए। तो ये तो कैलाश में मैं गया, हर साल कुछ भी हो हमारी रिश्ता पाकिस्तान चाइना के साथ, वो कैलाश का नहीं रोका। हमारे लोग जाते हैं और आते हैं। आपको लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सर वो, क्योंकि शिवा कहाँ है भाई, हम क्यों हैं अचीवमेंट इसमें क्या। जो राजनीति या अर्थशास्त्र, आपका पहला प्यार क्या रहा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। हाँ, राजनीति में आया क्योंकि इंदिरा गांधी ने मुझे पढ़ाना नहीं, मुझे डिसमिस कर दिया आईआईटी से। यद्यपि कोर्ट ने वापस कर दी, सब कर दिया, परंतु मैंने कहा इंडिया में मैं रह नहीं सकता, ये महिला मुझे काम नहीं करने देगी। तो इसीलिए मैं तो प्रोफेसर बनने चाहता था। प्रोफेसर बना हार्वर्ड में, आईआईटी में आकर प्रोफेसर बना। ये इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों से मिल करके मुझे निकाल दिया और फिर आने नहीं दिया। बाद में जीत गया, कोर्ट में जीत गया, बट बाय देन मुझे रहने के लिए क्या करूं। तो संघ को मैं ज़रूर सैल्यूट देता हूं। उन्होंने नानाजी देशमुख को मेरे पास भेजा और उन्होंने कहा कि हम आपको एमपी बना देंगे। सर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या जेएनयू बेहतर कौन सी है? जेएनयू से कुछ नहीं है, वो तो रशिया का कुछ मामला है। ये हार्वर्ड तो
बहुत सालों 300 साल 400 साल की पुराना है। सर, भारतीय न्यायपालिका को अगर एक शब्द में वर्णन करना चाहें तो आप किस तरीके से करेंगे? क्या भारतीय न्यायपालिका को, कौन सी भारतीय जो कानून व्यवस्था है उसको अगर एक शब्द में वर्णन करना चाहें? नहीं, मैं नहीं करूँगा। ये तो मैं मूर्ख हूँ, भी देख करूँगा तो। इतिहास का कौन सा ऐसा एक नेता जिसको आदर्श मानते हैं अपना? आदर्श क्या है, हमारे लोग लड़कर मुसलमान को हराया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों को हराया। आखिर में सिर नहीं, यानी हम बहुत मरे करे कटे ये वो, पर आखिर में हिंदुस्तान को दोबारा हम एक स्वाधीन देश बनाया। कौन सा नेता सर आदर्श? अरे इतने लोग हैं, क्या मैं कोई एक नहीं है सर। कोई कह देगा शिवाजी, कोई कह देगा ये यानी इतने लोग, यानी कम से कम 300-400 साल के लिए ये संघर्ष चली थी। महात्मा गांधी का तो अंत में हुआ। कोई ऐसा ओपोनेंट आपका जिसको लगा कि सबसे बड़ा विरोधी है आपका, आपको सामना किया हो, जिसने आपने सामना किया हो? नहीं, मैं क्या, विरोधी कोई टिका नहीं ना, तो इसीलिए मैं उनकी बातें नहीं सब तो धो दिया सर आपने।